नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। भदोही में एक बार फिर कालीन उद्योग की चमक दुनिया भर में फैल रही है। 49वें इंटरनेशनल कालीन मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, जहां 67 देशों के 440 से ज्यादा विदेशी आयातक पहुंचे हैं। मेले में उत्तर प्रदेश, कश्मीर, राजस्थान जैसे राज्यों के 150 से अधिक स्टॉल लगे हैं, जिनमें कारीगर अपने उत्कृष्ट मखमली कालीनों का प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम योगी ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मिशन की महत्ता बताई और कहा कि यूपी के स्थानीय उत्पादों को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने में ये मेला अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कालीन व्यापारियों से संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। निवेश के नए अवसरों पर चर्चा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी में तेजी से निवेश हो रहा है और कालीन उद्योग को आधुनिक सुविधाएं, मार्केटिंग सपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल का भी उल्लेख किया। सीएम योगी का कहना है कि उनका संकल्प है भदोही का कालीन विश्व बाजार में नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। कोई बोलना चाहता है? श्री रवि पटोदिया जी। अपनी जगह में रह करके आप बोल सकते हैं, देख रहे हैं थोड़ा। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भदोही में स्वागत करता हूं और कालीन उद्योग से केवल एक बात कहना चाहता हूं। हेलो, कालीन उद्योग की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं मान्यवर, ये हाथों का जादू है। कालीन जो है ये बनाने वालों के हाथों में जादू है। इस उद्योग में अपार संभावनाएं हैं। 2 कार्य मेरी कंपनी ने किए हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कालीन हमने बनाया है, जो दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं बना सकता था। वो कालीन हमने कजाकिस्तान में बना के सप्लाई किया है। और वर्ल्ड का एक कारपेट और बनाया है मुख्यमंत्री जी, जो वर्ल्ड का फाइनेस्ट हैंड नॉटेड वुलन कारपेट है, जिसमें 4900 नॉट्स 1 स्क्वायर इंच में है, जो कि एक अद्भुत कला है। तो मेरा कहना है कि ऐसी इंडस्ट्री को जिसमें इतनी कला निहित है, और जब आप पूरा इसका विचरण करेंगे तो आप देखेंगे कितनी कलाकारी है। इस उद्योग को मेरी केवल एक मांग है मान्यवर कि इसको एक विशेष दर्जा दीजिए। इसको अन्य उद्योगों के समकक्ष रख के इस उद्योग के साथ न्याय नहीं हो रहा है। इसके लिए कोई एक विशेष विचार समिति, कोई समिति का गठन करवाइए। हम लोग अपनी बात बता सके आपको, फिर आपको सही लगे तो आप इसको विशेष दर्जा दीजिए। मेरा केवल यही आग्रह। धन्यवाद जी। पीयूष बरनवाल मेरा नाम है, ऑल इंडिया कारपेट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आपके चरण इस कारपेट एक्सपो मार्ट में पहुंचे। इस समय हम लोगों के सामने बहुत बड़ी परेशानी ट्रंप के बैरियर से आ गई है, जो 50% उन्होंने लगा दिया है। हम सारे एक्सपोर्टर की तरफ से आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि संकट की घड़ी में आप सबकी तरफ से हम लोगों को सहायता प्रदान की जाए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। भाई हाजी हबीब जी। जी, वो पीछे आपके। माननीय मुख्यमंत्री जी, थोड़ा माइक और ऊपर करिए। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कि आपकी इस कालीन उद्योग के प्रति प्रतिबद्धता और कटिबद्धता दर्शित करती है कि भारत में 49वां और यूपी का या भदोही का चौथे प्रोग्राम में एक्सपो में दूसरी बार लगातार आना आपकी कालीन उद्योग के प्रति लगाव और आपकी प्रतिबद्धता साबित करती है। महोदय, हम अपनी परेशानियों को आपके सामने नहीं रख रहे हैं, हम अपनी क्षमताओं को बताना चाहते हैं कि हमारे कालीन उद्योग और हमारे भाइयों के अंदर कितनी क्षमताएं हैं, जिसका उपयोग और उपभोग करके आप हमारे प्रदेश को, हमारे भदोही को कितना आगे ले जा सकते हैं और आपकी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम कितने भागीदार और कितने सहयोगी बन सकते हैं। महोदय, हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आपका जिस तरह से सहयोग, आपका जिस तरह से सहायता और आपका मार्गदर्शन रहा है, हमें उम्मीद है कि आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में हमारी यही क्षमताएं आगे बढ़ेंगी और हमारे तमाम कालीन उद्योग को इसका फायदा पहुंचेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अनिल सिंह जी। अनिल सिंह जी। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं अनिल सिंह, कारपेट प्रमोशन काउंसिल का मैं सीईओ हूँ। बहुत कम समय में आपने यहाँ पे हम लोगों के बीच में आए। पिछले सांसद जी के नेतृत्व में हम लोग पिछले रविवार आपसे मिले थे
और जब हम लोग निकले वहाँ से हमारे चेयरमैन साहब, आपने स्वतः जीएसटी के बारे में और टैरिफ के बारे में स्वयं पूछा, और विस्तृत वार्ता सांसदीय नेतृत्व में किया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम बहुत उम्मीद लेके आए हैं कि आप तो यहाँ आए हैं कि कुछ न कुछ हम लोगों के लिए करेंगे। और दूसरा चीज़, मैं इसी संबंधित आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि भदोही के साथ साथ मिर्जापुर सटा हुआ, जहाँ मैं विंध्यवासिनी के धाम में बहुत अद्भुत कार्य आपके नेतृत्व हो रहा है, वहाँ डेली अब सामान्य दिन में अपार भीड़ हो रही है। उसके साथ साथ इसी जिले का गोपीगंज पार्ट है, खमरिया है, धुसिया है, इन सबों इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर ध्यान दिया जाए, क्योंकि बारिश जब आते हैं भदोही में तो पूरे भदोही, घुसिया, गोपीगंज और आई हर जगह जाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए और इसको एनसीआर के तर्ज पे जो है डेवलपमेंट किया जाए, निश्चित रूप से इसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती आदर्श पूर्णिमा जी। हाँ हाँ, माँ शारदा, माँ शक्ति, सबके वरद पुत्र के स्वरूप आपको मैं नमन करती हूँ पहले। और मेरी एक कामना है कि अध्यात्म और राजनीति का जब भी मेल हुआ है तब हमारे देश ने एक विलक्षण सहयोग दिया है, चाहे वो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का रहा हो या जब भी। आज भी हम आपसे वही उम्मीद करते हैं कि अध्यात्म और राजनीति का ये जो संयोग हो रहा है, तो हम हर पथ पे आगे बढ़ें। इस उद्योग से मैं 40 वर्षों से जुड़ी हूँ पिछले, लेकिन आज जो स्थिति है वो थोड़ा डामाडोल करने वाली है और सभी लोग भीतर से घबराए हुए हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका संरक्षण और आपका मार्गदर्शन हम लोगों को आगे ले जाएगा और सतत उन्नति के पथ पे ये लोग भविष्य में बढ़ते रहेंगे और कारपेट उद्योग भी बढ़ता रहेगा। इसी कामना के साथ मैं आप देखिए, आप लोगों को घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। जब चुनौती आती है तो ये मान करके चलिए कि आपके लिए उसमें अवसर की बहुत सारी गुंजाइश है। आप केवल एक टैरिफ से भयभीत हो गए। याद करिए, आज से 11 वर्ष पहले आप लोगों का ये जो कारपेट का जो सेक्टर था, ये लगभग बंदी की कगार की ओर था। भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, यहां पर कारपेट उद्योग फिर से आगे बढ़े। इसी को लेकर के भदोही को केंद्र बना करके कारपेट का एक्सपो मार्ट यहां पर बनाया गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारपेट उद्योग के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक अभिनव प्रयास था और पिछले 4 वर्षों से लगातार यहाँ पे सीपीसी का यह कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। आप लगातार देख रहे होंगे कि फॉरेन बायर्स लगातार आपके इस सीपीसी से जुड़े हुए कार्यक्रम में सहभागी बनते हैं। टैरिफ यूएस ने लगाया है, एक देश ने, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसी को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने अभी हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से बहुत सारी सेक्टर में रियायत दी है। एफटीए के माध्यम से यूएई के साथ, यूके जैसे देशों, यूके के साथ और दुनिया के अन्य तमाम देशों के साथ हमारे जो एग्रीमेंट हो रहे हैं, या आपको वहां पे फ्री एग्रीमेंट करने के लिए एक नया प्रोत्साहन भी है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। हम लोगों ने टैरिफ की चुनौती का सामना करने के लिए स्वयं एक हाई लेवल कमेटी गठित की है और मुझे लगता है कि उसमें कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। राज्य सरकार ने भी इस मामले में लगातार भारत सरकार के संपर्क में भी है और अपने स्तर पर भी हम लोग
अपने कारपेट सेक्टर हो या फिर उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने एमएसएमई के सेक्टर में बहुत कुछ किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हर एक जनपद में कुछ ना कुछ ऐसा उद्यम हमने स्थापित किया है जो लाखों लोगों को रोजगार और नौकरी की गारंटी तो देता ही है, लेकिन साथ साथ उस क्षेत्र के विकास में भी अपना योगदान देता है। उस इकोसिस्टम को स्थानीय स्तर पर डेवलप करने का प्रयास हमारे स्तर पर भी होना चाहिए और ये मान करके चल लेना कि एक देश अगर आप पे टैरिफ लगा करके आपको हतोत्साहित कर रहा है तो आपको हतोत्साहित नहीं होना, बल्कि उससे और प्रोत्साहित होना है कि एक देश में अगर चैलेंज आएगा तो हम 10 नए देशों के लिए अपने रास्ते खोलेंगे। आप अनुमान करिए, जब पहला सीपीसी हुआ था, उस सीपीसी के माध्यम से जो पहला एक्सपो मार्ट के कार्यक्रम यहां पर हुए थे, इस एक्सपो मार्ट में जो कार्यक्रम हुआ था उस समय जो फॉरेन बायर्स थे उनकी संख्या बहुत कम थी और आज मेरा अनुमान है कि लगभग 88 देशों के 300-400 से ज्यादा लोग यहां पर फॉरेन बायर्स आ रहे हैं या उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं। ये संख्या लगातार बढ़ रही है और ये बढ़ती हुई संख्या इस बात को बताती है कि न केवल नेशनल मार्केट में बल्कि ग्लोबल मार्केट में आपकी कारपेट की मांग है। हमें केवल उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा और सरकार आपके साथ में खड़ी है। अगले आदरणीय श्री पीयूष जी। काशी प्रयाग के मध्य विंध्य क्षेत्र में इस भदोही जैसे छोटे नगर में आपका बेहद आना हम लोगों को कृतकृत्य करता है। हमारा उद्योग सर साल में 17,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है और 25 से 30 लाख लोगों को रोजगार देता है। और जब हमारे देश में सुई नहीं बनती थी, आज़ादी के पहले से कालीन का निर्माण होता चला रहा है। इनमें कोई मशीनरी और उसका उपयोग नहीं है, तो और निरंतर प्रगति पे रहा है सरकार के सहयोग से। आपका आना ही हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है। कम से कम इसकी जो प्रक्रियाएं हैं 28 से 30 प्रक्रियाओं से गुजर कर एक कालीन बनता है और सब जो लोग गांव में काम करते हैं बिना किसी समय के दबाव के एक तरह से आर्थिक स्वावलंबन महिलाओं को सबको प्रदान करता है। अपने घरों पे अपने सुविधा के हिसाब से घंटों से काम करते हैं। बस आपकी कृपा दृष्टि रही तो ये उद्योग ऐसे ही फल फूल करते। यही तो हमारी ताकत है। और देखिए, इसमें हम 2 चीजें यहां पे करने जा रहे हैं। भदोही के कारपेट क्लस्टर को डेवलप करने के लिए और मजबूती देने के लिए वाराणसी मिर्जापुर एक डेवलपमेंट रीजन को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार इस दिशा में सरकार के स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। इसके अलावा यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो मैंने पहले भी कहा कि 17 के पहले या 14 के पहले ये सब उद्योग लगभग मृत प्राय सा हो गया था। 14 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसमें ताकत देकर के उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया और 17 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत भदोही के लिए तो कालीन को ही, हमने कारपेट को ही यहां का प्रोडक्ट घोषित किया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी जिले के लिए एक एक प्रोडक्ट को हम लोगों ने वहां के लिए चिन्हित किया और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को न केवल ब्रांडिंग की बल्कि उसको डिजाइन के साथ, पैकेजिंग के साथ, मार्केट के साथ जोड़ने के लिए भी अपने स्तर पर प्रयास किए। आज परिणाम है कि अकेले उत्तर प्रदेश 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोडक्ट को यहां से एक्सपोर्ट करता है। पूरे प्रदेश भर से हम एक्सपोर्ट करते हैं। जो पहले 17 के पहले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए एक सपना था, आज वो हकीकत है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमारे सामने बहुत सारे
चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन्हीं चुनौतियों से हमें रास्ता निकालना है। और मेरा मानना है कि कारपेट उद्योग और सिल्क क्लस्टर के रूप में जो ये वाराणसी मिर्जापुर जोन जाना जाता है, एक कारपेट और सिल्क क्लस्टर को आगे बढ़ाने में सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसको आगे बढ़ाने में हर प्रकार का सहयोग करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अगला नाम आदरणीय अफसान जी, अफसान नसीम अंसारी साहब। नहीं है, आप बोल दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। पूज्य महाराज श्री आलोक बर्नवाल, कालीन निर्यातक हूँ। आपके सम्मुख एक बात रखना चाहता था महाराज जी। ब्रेन ड्रेन हमारे देश की एक बहुत बड़ी विषम परिस्थिति रही है। विगत कई वर्षों में हमारे विद्वत जन अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश में जाते रहे हैं। आज इमिग्रेशन की जो स्थिति है, आप देख रहे हैं कैसे वापस भेजा जा रहा है। इसी तरह हमारे क्षेत्र का जो है संबल था श्रम शक्ति, और श्रम का पलायन शहरों की तरफ बड़ी तेजी से विगत 10 वर्षों में हमारे प्रदेश से, हमारे क्षेत्र से हुआ है। लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में कालीन और दरियों की बुनाई का कार्य हमारे उद्योग के द्वारा होता था, जो कि बहुत ही सीमित हो गया है। और आने वाले समय में ऐसा प्रतीत होता है कि बुनकरों की कमी की वजह से क्षेत्र हमारा ये उद्योग जो है निश्चित रूप से नीचे की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो मेरा सुझाव है आपसे कि महिला शक्ति एक ऐसी है जो कि गांव में, घरों में रहेगी। पुरुषों के पास तमाम विकल्प हैं, वो बाहर चले जाएंगे, घर में भी रह के बाहर के कार्य कर लेंगे, लेकिन महिलाएं तो घर में रहेंगी, कुछ कृषि का कार्य करेंगी, बाकी अपने घर में। तो इस उद्योग को विशेष रूप से महिलाओं के साथ जोड़ने का उपक्रम किया जाए, ताकि महिलाएं घर में तो रहें ही, आर्थिक रूप से संबल भी बने, और हमारा उद्योग जो कि एक हेरिटेज है, कई वर्षों की हमारी थाती है, ये जीवित रहे। यही सुझाव है सर। धन्यवाद जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अंतिम वक्ता थे। अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मंच की अनुमति से अनुरोध करती हूँ भदोही को प्रगति के पथ पर अग्रसर बनाने के लिए प्रयत्नशील और बनाने वाले हम सब के प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कि आज हम सबको इस अवसर पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। CPC के तत्वाधान में इंडिया कारपेट एक्सपो के 49वें संस्करण और भदोही कारपेट एक्सपो के चतुर्थ संस्करण के कार्यक्रम में आज के समारोह में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर विनोद बिंद जी, मान्य विधायकगण श्री दीनानाथ भास्कर जी, विपुल दुबे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी जी, विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार श्रीमती अमृत राज जी, CPC के चेयरमैन श्री कुलदीप जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भदोही कारपेट उद्योग से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, अन्य सभी स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मेरे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है जब भदोही जनपद में इंडिया कारपेट एक्सपो के
इस 49वें संस्करण में मुझे भागीदार होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब पहला संस्करण भदोही के कारपेट एक्सपो का प्रारंभ हुआ था, उस समय मुझे इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। प्रारंभ से ही मेरा यह मानना रहा है कि हमारे परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगर हमारी बड़ी ताकत है। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के बारे में कुछ चीजें हम सबको सुनने को मिलता है, और जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं वह ये कि भारत सोने की चिड़िया थी, या भारत के बारे में आज से 2000 वर्ष पहले कि भारत का वो स्वर्ण युग था, और स्वर्ण युग ही नहीं था, ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की भागीदारी उस समय अकेले भारत 40% का योगदान करता था। लगातार इन क्षेत्रों में भारत की प्रगति दुनिया को न केवल आकर्षित करती थी बल्कि दुनिया के लिए एक प्रेरणा भी थी। सन 1100 में अगर भारत की इस व्यवस्था को देखेंगे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो योगदान था, तब भी यह वह समय था जब भारत पर विदेशी हमले प्रारंभ होने शुरू हो गए थे। तब भी भारत की भागीदारी 25 से 26% दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी थी, और 18वीं सदी आते आते भारत की भागीदारी 23% तक थी। जब ये देश 1947 में आजाद होता है तो भारत की भागीदारी ग्लोबल इकोनॉमी में मात्र 1.5 से 2% तक रह गई थी। सोने की चिड़िया भिखारी बनकर के रह गया था। ये स्थितियां क्यों हुई? अगर आप इसकी तह में जाएंगे तो बहुत कुछ जानने और समझने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। सबसे पहले भारत प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा का देश है। यह सच है कि दुनिया के अंदर तमाम देशों के पास भौगोलिक क्षेत्रफल है, और भारत की संख्या अगर उसमें देखेंगे तो भारत अपने भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के अंदर 7वें स्थान पर आता है। लेकिन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि में अगर आप देखेंगे तो उसमें भारत दुनिया के अंदर नंबर 1 पर आता है। दुनिया के अंदर सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल में रूसी संघ है, इसके बाद चीन है, इसके बाद अमेरिका है, कनाडा है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत है। लेकिन अगर आप देखेंगे कृषि योग्य भूमि में तो सर्वाधिक
कृषि योग्य भूमि किसी एक देश के पास है तो अब भारत के पास है दुनिया में सबसे अधिक। और कृषि योग्य भूमि में भी सिंचाई की सुविधा पूरे भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो 60% से अधिक भूभाग ऐसा है जो हमारे पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाता है। और इसको अगर आप उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश 86% हमारी भूमि ऐसी है जिसके लिए सिंचाई की बेहतरीन सुविधा हमारे पास मौजूद है। यानी ये केवल खेती किसानी के लिए ही नहीं है, ये खेती और किसानी के साथ साथ यहां के प्रति व्यक्ति आमदनी को आगे बढ़ाने, रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में भी ये बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। खासतौर पर ये केवल अच्छी कृषि योग्य भूमि का प्रदेश या देश नहीं रहा है, बल्कि यहां के हमारे पूर्वजों ने प्राचीन काल से ही हजारों वर्षों की एक विरासत हमारे साथ यह भी जुड़ी रही है कि खेती किसानी के साथ साथ उन्होंने स्थानीय स्तर पर कुछ न कुछ ऐसे लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम स्थापित किए थे जो उनकी अतिरिक्त आमदनी का माध्यम बने। और हर व्यक्ति खेती किसानी पर ही निर्भर न रह करके जब कुछ न कुछ साइड बिजनेस भी करता है तो वह अतिरिक्त आमदनी उसकी समृद्धि का कारण बनता है। और भारत के अंदर यही होता था। यानी ब्रिटिशर के आने के पहले कौन नहीं जानता है कि भारत का जो सिल्क था ये दुनिया के अंदर अपनी धूम मचाता था। और हम लोगों ने जो सुना कि ऐसा महीन सिल्क भारत के बुनकर बनाते थे कि अगर वह अंगूठी के अंदर से भी गुजारे उसको तो वह पता ही नहीं लगता था। ये महीन कारीगरी किसी के पास थी तो भारत के बुनकरों के पास थी, हस्तशिल्पियों के पास थी। जब 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का दायित्व सौंपा गया तो मैं भौचक था इस बात को लेके कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को संभालना, जहां पर हर तीसरे दिन एक दंगा होता है, जहां पर न बेटी सुरक्षित है न व्यापारी सुरक्षित है और बीमारू राज्य अलग से है, ये संभलेगा कैसे। लेकिन भारत के अतीत को देख करके हमें एक प्रेरणा प्राप्त होती थी कि नहीं, हम कर सकते हैं, हम इसको ठीक करेंगे। और आपने देखा होगा सुरक्षा का बेहतर माहौल मिला प्रदेश के अंदर। हम लोगों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को अपना सुधारा। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर न केवल खेती किसानी को बल्कि सर्वाधिक रोजगार का सृजन करने वाले वस्त्र उद्योग को भी और एमएसएमई सेक्टर को भी जब पुनर्जीवित करना प्रारंभ किया। और हमारी असली ताकत क्या है, मैं भौचक था कि पहले से उस प्रकार के क्लस्टर हमारे पास मौजूद थे। दुनिया उसमें विकसित काफी आगे बढ़ी, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और उन्हीं बातों को लेकर के हम लोगों ने उस समय मैंने एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने मुझे रिपोर्ट दिया था। मैंने पूछा कि भाई देखो अलग अलग जनपद में हमारे पास अन्य क्या संभावनाएं हैं, तो लोगों ने मुझे फिर एक रिपोर्ट दी थी। उस समय एक इंडिपेंडेंट कमेटी मैंने बनाई थी जिन्होंने मुझे रिपोर्ट दी थी कि हाँ, भदोही में कालीन का क्लस्टर है, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हम मुरादाबाद में ब्राउस का है, आप आगरा और कानपुर में आएंगे लेदर का है, मेरठ में है, आपको स्पोर्ट्स आइटम वहां पे मिल सकती हैं। आप मुबारकपुर में जाएंगे तो वहां पर भी आपको अलग तरीके से कार्य मिलेगा, देखने को मिलेगा। और ढेर सारे लोग स्वतः रोजगार को सृजित करके स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हैं, केवल गवर्नमेंट को थोड़ा सपोर्ट उनको करना है। तब हम लोगों ने
प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद की अपनी योजना लागू की थी, जो आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से प्रदेश भर के उन सभी इकाइयों को पुनर्जीवित करने में मदद कर रहा है, जिनकी संख्या आज के दिन पर हमारे पास 96 लाख है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट आज के दिन पर उत्तर प्रदेश की ताकत बनी हुई है। और एक 96 लाख एमएसएमई यूनिट में हमारे पास 2 करोड़ से अधिक लोग सीधे सीधे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। 2 करोड़ का मतलब सीधे सीधे 2 करोड़ परिवार, एक परिवार में अगर 5 सदस्य भी हैं तो 10 करोड़ लोग सीधे सीधे इसके माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हुए हैं। ये एक बड़ी ताकत है भारत की, और उस ताकत को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश आज जब प्रयास प्रारंभ किया है, मुझे याद है 14 के पहले और 17 के पहले की भी स्थिति इस भदोही और आसपास के क्षेत्र में किस प्रकार से एक प्रकार की वीरानी सी छा रही थी। और केवल ये यहां की कहानी नहीं है, आप फिरोजाबाद के ग्लास उद्योग को जाइए देखिए, आप मुरादाबाद के ब्रॉस के उद्योग को आप देखेंगे, अलीगढ़ के हार्डवेयर के उद्योग को अगर आप देखेंगे, आप मेरठ के स्पोर्ट्स के उद्योग को देखेंगे, गोरखपुर का टेराकोटा, ये सभी लगभग मृत प्राय सा हो रहा था। वहां पे वीरानी छा रही थी, लोगों में हताशा थी, निराशा थी, लेकिन सरकार ने उन्हें प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया, आगे बढ़ाना प्रारंभ किया, सपोर्ट देना प्रारंभ किया। आज परिणाम क्या है कि अकेले उत्तर प्रदेश से हम 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए प्रोडक्ट हैं, और उसके लिए प्लेटफॉर्म हमने उपलब्ध करना प्रारंभ किया। अभी आपने देखा होगा 25 से 29 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बने हुए प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। शोकेसिंग का एक प्लेटफॉर्म उन्हें उपलब्ध करवाया। अकेले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को, व्यापारियों को 11,200 करोड़ रुपए का वहां पर उनको वहां पे ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जो अपना प्रोडक्ट, अपना माल दुनिया के मार्केट में पहुंचा सकते हैं। हमें अपने आप को अपडेट करना होगा। सरकार की नीयत बहुत साफ है, वह हमेशा अपने व्यापारी और उद्यमियों के साथ खड़ी है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जीएसटी का रिटर्न भरने वाले हर व्यापारी को 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर एमएसएमई यूनिट को उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी उपलब्ध करवाई है। और उत्तर प्रदेश और भारत सरकार दोनों मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज मैं स्वयं भी आपके पास इसलिए भी आया हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यूएस के टैरिफ के कारण क्या स्थिति पैदा होगी। मेरा यह मानना है कि जब चुनौती होती है तो आपके लिए नए अवसर प्रदान करती है, और उस नए अवसर के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना होगा। वो नया अवसर आपके लिए है जो आप भारत सरकार ने तेजी के साथ रिफॉर्म करने प्रारंभ किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी शारदीय नवरात्रि के पहले दिन टैरिफ रिफॉर्म की घोषणा न केवल करके बल्कि उसे इंप्लीमेंट भी किया गया। आज आपने देखा होगा जो रॉ मटेरियल में पहले आपको जीएसटी 12 से 18% देना होता था, आज उसको भी 5% तक लाने के लिए सरकार ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया। कारपेट पे कोई भी नया जीएसटी, कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया, बल्कि आप नए रास्ते आपके लिए खोलने की तैयारी है। यूएई के साथ, यूके के साथ जो नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, ये सभी आपको आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर अपने
उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए, चाहे वह भदोही का कारपेट का हो, चाहे वह फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग हो, चाहे वह मुरादाबाद का ब्रॉस का हो, या फिर अलग अलग जनपद में जो ये तमाम प्रकार के हमारे उद्योग पहले से हैं, जिसमें लाखों लोग नौकरी और रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, वे इस चुनौती का सामना कर सकें, इसके लिए हमने प्रदेश में भी एक हाई लेवल कमेटी गठित की है, जो अपनी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट देकर के सरकार के स्तर पर किस प्रकार का सपोर्ट अपने उद्यमी और व्यापारियों को हम कर सकते हैं, जिससे इसको और आगे बढ़ाने में हम सहयोग कर सकें। इसी बात के लिए आपको आश्वस्त करने के लिए मैं स्वयं आपके इस चतुर्थ संस्करण में आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मुझे विश्वास है कि यहां पर सीपीसी से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण कुलदीप जी भी यहां पर आए हैं और श्रीमती अमृत राज जी भी, जो इसके विकास आयुक्त हैं भारत सरकार की, वे स्वयं भी यहां पर आए हैं। और इस एक्सपो मार्ट में जब 2022 में कार्य प्रारंभ हुआ था, तब से हम लोग लगातार इस अभियान के साथ बने हुए हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाला समय आपका होगा, अच्छा होगा, और इसको लेकर के ये डबल इंजन की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर आप भदोही को छोटा मत समझिए, ये बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाने में सरकार आपको भरपूर मदद करेगी। इस विश्वास के साथ मैं इंडिया कारपेट एक्सपो के 49वें संस्करण के लिए और भदोही के इस चतुर्थ संस्करण के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि दीपावली के अवसर पर तो हम लोग हर जनपद में 75 जनपदों में हम लोगों ने जो स्वदेशी मेला के स्टॉल लगाए हैं, उसमें आपकी कारपेट को भी वहां एक स्थान दिया गया और सभी 75 जनपदों में भदोही के कालीन कारपेट पहुंची हुई है। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके साथ में है और हर प्रकार से आपको सपोर्ट करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। इस भव्य आयोजन में रूस, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस समेत कई देशों के खरीदार शिरकत कर रहे हैं। कालीन मेले से व्यापारियों को नए निर्यात, व्यापार और रोजगार के मौके मिलने की उम्मीद है। इस तरह की खबरों के लिए और यूपी के उद्योग, व्यापार, राजनीति तथा समाज से जुड़े हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें प्रेरणा मिलती है और आप तक ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले पहुंचती है।